हेलो एवरीवन। आज इंडिसेस की क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे जैसे एक एक क्लास आगे बढ़ रही है इंडिसेस में, आपकी कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए कि आप मुश्किल दिखने वाले सवालों से लड़ सकें। धीरे धीरे तुम्हें ये कैपेसिटी डेवलप करनी है, ठीक है। हर क्लास में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आज कुछ और नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इज सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, हालांकि मैंने जो इंडिसेस की फर्स्ट क्लास थी उसमें भी कुछ आइडेंटिटीज लिखी थी। दोज वर वेरी बेसिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आई होप वो आपको याद हो। ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये चार आइडेंटिटीज मैंने लिखी थी। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ जिनपे बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। पहली आइडेंटिटी देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको आती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दो स्क्वायर्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको क्या लिखना है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, जैसे बेटा कई बार हमारे सामने ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है 52 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर। अब इस तरीके की कैलकुलेशन में दोनों स्क्वायर, चलो तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर है, मान लो नहीं हो तो ये दोनों स्क्वायर निकाल के सब्ट्रैक्ट करने से बेटर क्या होता है कि मैं 52 प्लस 31 कर दूं और 52 माइनस 31 करके और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। दैट इज बेटर देन कैलकुलेटिंग टू स्क्वायर्स एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। ठीक है, तो एनीवे दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। इसका एक एग्जांपल लिया मैंने। एग्जांपल मतलब जैसे तुम्हें कई क्वेश्चन में, सवाल में ये नजर आ रहा है कि 4n स्क्वायर माइनस 9 आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये स्ट्राइक करनी चाहिए और तुम्हें उसको फैक्टराइज करना आना चाहिए। फैक्टराइज करने का बहुत एडवांटेज होता है, स्पेशली जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो हमें क्या कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो कॉमन फैक्टर निकलेगा ही तब जब आप फैक्टराइजेशन कर लोगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब समझ गए ना, पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन निकलना चाहिए। अब जैसे इस तरीके का नंबर आ गया तो या तो ये पूरा का पूरा नंबर मेरे पास प्रेजेंट हो तो ये कॉमन आएगा, वरना इसमें से तो मैं कुछ कॉमन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं। तो इसीलिए इसके फैक्टर्स कर लें ताकि कुछ कॉमन आ जाए। तो अब फैक्टर्स क्यों कर लें इसके साथ? ये इससे कहां मिलता जुलता है? बिल्कुल मिलता जुलता है। ध्यान से देखो, मैंने बोला दो स्क्वायर्स होने चाहिए, ए और बी होने कोई जरूरी थोड़ी। इस 4n को देखो, 4n स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2n का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का होल स्क्वायर होता है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, a का काम कौन कर रहा है? 2n, b का काम कौन कर रहा है? 3। रख दो यहाँ पे। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 2n माइनस 3, एक बार दोनों को ऐड करना है 2n प्लस 3। तो इसलिए मेरे को कहीं भी ये दिखेगा तो मैं उसको ये फैक्टराइज कर दूंगा। ठीक है, ये चीज अपने सामने अब नेचुरली अपने साथ होनी चाहिए कि भाई हमें ये दिख रहा है मतलब हम फैक्टराइज कर लेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी स्क्वायर था, अब क्यूब है। क्यूब में क्या होती है आइडेंटिटी? पहले तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस b। फिर क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यहां माइनस है तो यहां प्लस लगाना है, ध्यान रखना। यहां माइनस है तो यहां लास्ट वाला टर्म प्लस आएगा, जबकि यहां प्लस है तो लास्ट वाला टर्म माइनस आएगा। इन दोनों में जब दोनों देख लेंगे तो इस तरीके से याद रखेंगे। अभी खैर इस पे फोकस करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब पहले क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट, ए माइनस बी। फिर क्या करना है? इसका स्क्वायर प्लस दिस इनटू दिस। ठीक है, मतलब दो क्यूब्स अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं तो मैं फिर फैक्टराइज कर लूंगा। फैक्टराइज करने का मतलब समझ गए ना, दो फैक्टर बन गए। पहले एक टर्म था, अब दो टर्म हो गए, एक ये रहा एक ये। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि ये कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा, या मेरे को दिख रहा है ये कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 8। अब तुम बोलोगे सर एक्स क्यूब माइनस 8 नजर आ रहा है तो एकदम से कैसे रिलेट करें? तो अभी मैंने आपको बोला दो क्यूब्स नजर आने चाहिए, दो क्यूब्स। ये एक्स क्यूब किसका क्यूब है बेटा? एक्स का। 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो दो क्यूब्स नजर आ गए। दो क्यूब नजर आती कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? वाली। पहले इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, एक्स माइनस 2। फिर इसका क्या करना है? स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है? स्क्वायर, 4। फिर इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो प्लस 2x, 2 इंटू एक्स 2x। यहां माइनस लिखा है तो यहां प्लस लिखा है। क्लियर? तीसरी आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें क्या करना है बेटा? यहां प्लस आया तो अपने को यहां भी प्लस ही लगाना है, पहले दोनों को ऐड करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट। यहां प्लस है तो यहां माइनस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को इसमें क्या दिखने चाहिए? दो क्यूब्स दिखने चाहिए जिनके बीच में प्लस साइन। देखो जरा ध्यान से, ये एक्स क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं भाई? एक्स का होल क्यूब है। वन किसका क्यूब होता है बेटा? 1 का ही क्यूब होता है। तो डेफिनेटली अगर मेरे को कहीं पे एक्स क्यूब प्लस 1 दिख रहा है तो मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूं, क्योंकि एक्स किसका क्यूब है? एक्स का। एक्स क्यूब किसका क्यूब है? एक्स का। और 1 किसका क्यूब है? 1 का। तो मेरा सेट हो गया इस फॉर्म में। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या करने थे? एक बार तो इन दोनों को ऐड करना है, एक्स प्लस 1। एक बार इसका क्या करना है? स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर 1 माइनस दिस इंटू दिस। व्हाट इज दिस इंटू दिस? एक्स इंटू 1 इज एक्स। तो माइनस क्या लिखा बेटा? एक्स। तो बड़े आराम से आपको अगर इस तरीके के टर्म्स दिखते हैं तो आप फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए। ठीक है,
चौथी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन सब में से, इस पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, ठीक है, ध्यान से देखो। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, मतलब तीन नंबर्स का सम अगर 0 है, तो फिर उनके क्यूब्स का सम 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट होगा। वापस, तीन नंबर्स का सम कितना है बेटा? 0, ठीक है, तो उनके क्यूब्स का सम क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट। कहने का मतलब क्या होगा? जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं भाई 5 प्लस 2 माइनस 7 0 होता है कि नहीं होता है? 5 प्लस 2 माइनस 7 0 होता है। पहला नंबर किसको मान लिया? 5 को। दूसरा नंबर किसको मान लिया? 2 को। तीसरा नंबर किसको मान लिया? -7 को, ठीक है। तो मेरे लिए a बन गया 5, b बन गया 2, c बन गया -7। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 है? ये बोल सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी 0 है? बिल्कुल है भाई, तीनों को जोड़ने पे 0 आता है। तो ये आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि कैलकुलेट 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 7 क्यूब, किसी ने आपसे ये पूछा, तो मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो। 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 7 क्यूब, मतलब ये तो a की वैल्यू 5 थी ना, तो इसको मैं a क्यूब बोल सकता हूं। b की वैल्यू 2 थी, तो इसको मैं b क्यूब बोल सकता हूं। c की वैल्यू -7 थी, तो इसको मैं प्लस c क्यूब बोल सकता हूं, क्योंकि जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो माइनस बाहर निकलेगा। इवन पावर में प्लस होता है और ऑड पावर में माइनस होता है, तो माइनस बाहर निकलेगा, इसलिए इस माइनस को मैं c के अंदर ले लिया, तो प्लस c क्यूब हो गया। समझ आई? इसका क्यूब करोगे तो -7 का होल क्यूब होगा। -7 का होल क्यूब में से क्या बाहर निकलेगा बेटा? माइनस, ये रहा माइनस, इसलिए प्लस c क्यूब। अगर मैं यहां माइनस लगा दूंगा तो इसमें से भी माइनस निकलेगा और यहां भी माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, जबकि मेरे को यहां क्या चाहिए? माइनस, इसलिए इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी आ गई कि नहीं आ गई? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखा, तुम्हें आंसर क्या लिखना है? 3ab से। तुम्हारा आंसर क्या होगा? 3 इंटू a कितना है बेटा? 5, b कितना है? 2, c कितना है? -7। यानी आंसर क्या निकल के आ गया तुम्हारा? 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 3 21, -210 आंसर हो गया, खत्म। कोई क्यूब व्यूब करने की जरूरत ही नहीं। सी हाउ सिंपल इट बिकम्स। आपसे कोई क्वेश्चन क्या पूछा उसने आपसे? ये तो तुम्हें क्यूब निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें खाली क्या देखना था कि जिन तीन का क्यूब का सम मांगा है सर, आपने तो यहां माइनस लिखा, तो बेटा सम जहां लिखा है वहां डिफरेंस भी चलेगा ही चलेगा ना, क्योंकि हम क्यूब के अंदर माइनस को ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर के अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि स्क्वायर का तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन क्यूब के अंदर तो ले जा सकते हैं ना माइनस। तो इसलिए जो चीज मैं प्लस के लिए बोल रहा हूं माइनस के लिए भी सही होगी, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेरे को तीन नंबर्स का क्यूब्स का सम दिख रहा है, तो मेरे को सीधा आंसर क्या लिखना है? 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या मेरे को 3 नंबर का सम 0 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो फिर क्या मेरे को उनके क्यूब्स का सम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बस, तो आंसर 3abc लिखना है। ये दो हिंट्स अपने को क्वेश्चन से पकड़ने। अब याद रखना, हमेशा एबीसी देगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने ये दे दिया, यहाँ पे एबीसी थोड़ी, तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि भाई मेरे को 3 नंबर का क्यूब पूछा है कि नहीं, 3 नंबर के क्यूब्स का सम पूछा है कि नहीं पूछा है? हाँ पूछा है। क्या उन तीनों का सम 0 है? हाँ है। बस, तो 3abc आंसर है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, मोस्टली जब भी वो तुमसे 3 क्यूब्स का सम मांगेगा तो ये ही आइडेंटिटी यूज होगी। ओके, टेक इट एज अ रूल। नाउ सी फॉर एग्जांपल, मैंने जो एग्जांपल लिया उसको भी समझ लो एक बार। मैंने क्या एग्जांपल लिया? जैसे ऐसा क्वेश्चन भी उसने एक बार पूछा हो, l माइनस एम होल क्यूब प्लस m माइनस एन होल क्यूब प्लस n माइनस एल होल क्यूब। सपोज उसने आपसे पूछा इसकी क्या वैल्यू होगी? ये क्वेश्चन है, मान लो दिस इज अ क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये है। मैं कह रहा हूं ये आंसर करेक्ट है। कैसे? एक बार समझते हैं। मेरे को क्या दिख रहा है? 3 क्यूब्स का सम। ये होल क्यूब है, ये भी होल क्यूब है, ये भी होल क्यूब है। 3 क्यूब्स का क्या दिख रहा है? सम। 3 क्यूब्स का सम दिखते ही कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई मेरे को 3 क्यूब्स का सम दिख रहा है, ठीक है। 3 क्यूब्स का सम दिखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए 3abc। लेकिन कब? हमेशा थोड़ी, सिर्फ तब जब a प्लस बी प्लस सी कितना हो? 0। तो अब मेरा फर्स्ट अटैक क्या होना चाहिए कि अगर मेरे को 3 क्यूब्स का सम मांगा है तो मेरे को सबसे पहले उन तीनों नंबर्स को ऐड करके देखना है कि 0 आता है कि नहीं आता है। जिनका क्यूब लिया है उन नंबर्स का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर ले फटाफट। पहला नंबर क्या है बेटा? l माइनस एम। दूसरा नंबर क्या है? m माइनस एन। तीसरा नंबर क्या है? n माइनस एन। यही हुआ इन तीनों का सम। जरा ध्यान से देखो, ये प्लस m माइनस m प्लस l माइनस l माइनस n प्लस n कितना है बेटा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन तीन का क्यूब्स किया है उन तीनों का सम कितना आ रहा है? 0। बस, तो हो गया काम खत्म।
जिनका क्यूब मांगा है, अगर उनका सम 0 आ रहा है तो आंसर क्या लिखना है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? जिनका क्यूब किया है उन्हीं का प्रोडक्ट, एलएमएन का प्रोडक्ट नहीं, जिनका क्यूब किया है उनका प्रोडक्ट। तो उसने इन तीनों का क्यूब किया था कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। 3 टाइम्स ऑफ L माइनस एम, M माइनस एन, N माइनस एन। समझ आई? मतलब जहां भी तुम्हें 3 क्यूब्स का सम दिख रहा हो, सीधा सोचा करो कि क्या उन तीनों नंबर्स का सम 0 है। अगर है तो आंसर क्या है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। समझ आ गई? ओके, चलो अभी और आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। ठीक है, लेट्स गो टू सम मोर कॉन्सेप्ट्स। सम मोर कॉन्सेप्ट्स का मतलब विच विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या लिया इसमें मैंने कि अगर मेरे पास x की पावर a बराबर m है, कभी भी वो ऐसा दे दे मेरे को कि x की पावर में समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, a कुछ भी कांस्टेंट है, m कुछ भी कांस्टेंट है, तो मेरे को अगर x निकालना है मतलब a हटाना है। ठीक है, पावर जब भी हटानी होगी तो रेसिप्रोकल पावर ले लोगे दूसरी तरफ। ध्यान से सुनो, जब भी किसी नंबर के ऊपर से पावर हटानी है तो उसी पावर की रेसिप्रोकल पावर दूसरी तरफ ले लो। मतलब x की पावर में से अगर a हटाना है तो मैं इधर कौन सी पावर ले लूंगा बेटा? रेसिप्रोकल पावर, यानी 1 अपॉन a ले लूंगा। a का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन a। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन 3। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन 5। तो अगर इधर 5 लिखा है तो उधर कौन सी पावर लेनी है? 1/5। इधर 9 लिखा है तो उधर कौन सी पावर लेनी है? 1/9। जैसे इधर 4 लिखा है, x की पावर 4 बराबर 16। तो अगर मेरे को x चाहिए तो मैं इधर कौन सी पावर लूंगा बेटा? 1/4। इसका रेसिप्रोकल यहां लूंगा। देखो x बराबर 16 की पावर 1/4। अब 16 की पावर 1/4 आते ही वापस पहले समझा रखा है, अगर यहां 1/4 आ रहा है तो ये डेफिनेटली किसी नंबर की 4th पावर होनी चाहिए, ऐसा हम सोचेंगे। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हम पहले तो यही सोचेंगे। 16 किसकी पावर 4 होती है? 2 की पावर 4 होती है बस। तो आंसर क्या निकल के आया है? 2, क्योंकि 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना। तो 2 की पावर 4 की पावर 1/4 लेंगे तो 2 आंसर आएगा। इस तरीके से निकालते कि निकालते, मतलब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है जो आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो। जैसे आपको कोई बोले भाई x स्क्वायर बराबर 25 है, तो बेटा x बराबर कितना बोलते हो तुम? 5 बोलते हो कि नहीं बोलते हो? प्लस माइनस बोलते हैं, चलो प्लस एक बार ले तो 5 बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पावर 2 थी, 2 हटाने के लिए यहाँ कौन सी पावर लेनी है? 1/2। तो इसका मतलब मैं x बराबर क्या लिखूंगा? 25 की पावर 1/2 लिखूंगा। और 1/2 का मतलब तो रूट होता है, तो रूट 25 कितना होता है बेटा? 5। तो ये तो आप यूज करते आ ही रहे हो ना, तो इसमें कोई मैंने नई बात नहीं बोली, बस इसको जनरलाइज कर दिया, क्योंकि तुम्हें आदत खाली x स्क्वायर या x क्यूब सॉल्व करने की। अब इंडिसेस जब पढ़ रहे हो तो कितनी भी पावर दे सकता है। ठीक है, तो तुम्हें ये सोचना है कि जब मेरे पास किसी नंबर की पावर में कुछ है और मेरे को अगर वो नंबर चाहिए तो मेरे को दूसरी तरफ कौन सी पावर लेनी पड़ेगी? रेसिप्रोकल पावर लेनी पड़ेगी, तो मेरे पास नंबर निकल के आ जाएगा। समझ आई? ठीक है, लेट अस गो टू द सेकंड कॉन्सेप्ट नाउ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रैशनलाइजेशन। नाउ रैशनलाइजेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है रैशनलाइजेशन का मतलब? पहली बात तो रैशनलाइजेशन करना किसका पड़ता है? उसी का करना पड़ेगा जो टर्म कैसा होगा? इररेशनल। किसका रैशनलाइजेशन करना पड़ता है? इररेशनल टर्म का रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। इररेशनल टर्म कैसा होता है बेटा? जैसे 2 + √3, 3 + 2 √2, ये सब कैसे टर्म्स है? इररेशनल टर्म्स। मतलब इनमें एक तो रैशनल टर्म है और एक इररेशनल। इररेशनल मतलब रूट। अब रूट भले क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, अभी हम खाली स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें कोर्स में भी स्क्वायर रूट तक ही करना है। तो अगर मैं आपको इररेशनल टर्म दूं तो इररेशनल टर्म का मतलब होता है एक तो उसमें रैशनल टर्म है और एक उसमें इररेशनल टर्म है। या अकेला जैसे √2 लिखा है तो वो भी इररेशनल है, क्योंकि इसमें कोई रैशनल टर्म है ही नहीं, मतलब रैशनल टर्म 0 है, तो वो चलेगा। रैशनल टर्म नहीं है तो भी चलेगा, बट इररेशनल टर्म होना जरूरी है, मतलब रूट होना जरूरी है। अच्छा, रूट होना जरूरी है तो क्या सर √4 भी चलेगा? तो √4 नहीं चलेगा, क्योंकि √4 तो 2 होता है और 2 तो रैशनल होता है। मतलब जिसका रूट नहीं निकाला जा सके वही रूट इररेशनल में काउंट होते हैं, जिनका रूट परफेक्टली नहीं निकलता। ठीक है, तो पहली बात तो ये इररेशनल टर्म्स होते हैं। अब इन इररेशनल टर्म्स में हमें रैशनलाइजेशन करके क्या मिलता है भाई, ये देखें और कैसे करते हैं। तो पहले तो कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन? कैसे किया जाता है? मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय कॉन्जुगेट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्जुगेट?
कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि ये इरेशनल टर्म है, ठीक है, मान लिया मैंने कि ये मेरा इरेशनल टर्म है, ये मेरा टर्म है। अब मेरे को इसका कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट का मतलब समझना ध्यान से, ये इरेशनल टर्म है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, 2 माइनस रूट 3। मतलब खाली इरेशनल टर्म का साइन बदलना है। किसका साइन बदलना है, इरेशनल टर्म का साइन चेंज, दैट इज ऑल। रैशनल टर्म को छेड़ना ही नहीं, वो एज इट इज, खाली इरेशनल टर्म का साइन बदल दो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है, जैसे मान लो यहां लिखा होता कि 3 + 2√2, जो मैंने दूसरा लिखा था। अब मेरे को इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो क्या लिखूंगा बेटा, 3 को तो 3 रहने दूंगा, रैशनल है, प्लस की जगह क्या लगा दूंगा, माइनस। या मान लो यहां माइनस होता तो यहां क्या लगा देता, प्लस। मेरे को साइन चेंज करना है इरेशनल टर्म का, दैट इज ऑल, उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय कॉन्जुगेट। खाली एक जगह तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, या नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, क्या होता है रैशनलाइज करने से, मतलब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है, जैसे ये टर्म है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखो बेटा क्या होगा, 2 + √3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 - √3 के साथ। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ये वाली लग गई कि नहीं लग गई, ध्यान से देखो, a + b a - b, हमेशा यही वाली लग जाएगी ना, क्योंकि एक जो नंबर है दूसरा अगर उसका कॉन्जुगेट है तो डेफिनेटली a + b और a - b ही लगेगा। एंड व्हाट इज a + b a - b, a² - b², यानी 2 का स्क्वायर a ये रहा, माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर b ये रहा। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो a² - b², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, यानी 2 + √3 × 2 - √3 कैसा आ गया, रैशनल आ गया। अब तो इरेशनल गया, अब तो इरेशनल गया ना, भी रूट हट गया, तो रूट हटाने के लिए ही ये सारी कारस्तानी करनी पड़ रही है। ठीक है, और रूट हटाने को ही हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। किसी भी इरेशनल नंबर को कैसा बनाना, रैशनल, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इस तरीके से रैशनलाइजेशन किया जाता है, समझ में आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने लिखा है 3 - √2 अपॉन 3 + √2, सपोज ये नंबर है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसमें रैशनलाइजेशन करूं, अब एक और बात आती है कि सर रैशनलाइजेशन किसको करें, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, किसको रैशनलाइज करेंगे। जनरली हम किसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को। जनरली किसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर। जैसे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चॉइस हो, ठीक है, तब तो आपको डेफिनेटली किसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर। ठीक है, वरना तो ठीक है, जो पूछा है वो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको कर देंगे रैशनलाइज, ये क्वेश्चन पूछा है इसको कर देंगे रैशनलाइज, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इरेशनल टर्म हो तो किसको करोगे, डिनोमिनेटर। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें न्यूमरेटर में भी इरेशनल है, डिनोमिनेटर में भी इरेशनल, किसको मैं करूंगा रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को, यानी इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो इसका कॉन्जुगेट जल्दी से, 3 - √2, देखो मैंने क्या किया बेटा, इंटू 3 - √2 अपॉन 3 - √2, मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय कॉन्जुगेट। इसको छेड़ना है क्या, इसको नहीं छेड़ना है, ये तो एज इट इज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमें करना है। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। अब ऊपर तो ध्यान से देखो क्या आया, a - b इंटू a - b, क्या होता है बेटा, a - b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पहले ही हमने पढ़ ली, a - b का होल स्क्वायर खोलना आता है हमें। a + b a - b, ये इधर लिखा a + b a - b, ये अभी निकालना बता दिया तुमको कैसे निकालते हैं, चालू करें सॉल्व करना। यहां पे तो खोला मैंने a - b होल स्क्वायर, कैसे खुलता है बेटा, a² यानी 9 प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, जेल में डाला फिर निकाल लिया, सेम चीज बाहर आ गई, 2, रूट किया फिर स्क्वायर किया तो 2 बाहर आ गया, 3 9 + 2 माइनस a - b होल स्क्वायर है, तो तीसरा टर्म कौन सा आता था, -2ab, कौन सा टर्म आता था, -2ab, तो माइनस क्या आएगा बेटा, 2 × 3 × √2, व्हाट इज 2 × 3, 6, 6 × √2 6 √2, ये आएगा तीसरा टर्म। नीचे देख ले जरा, a + b a - b कैसे निकालना था, a² - b², ये वाली आइडेंटिटी पहली वाली, a² यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, ये 9 लिखा, माइनस √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, ये 2 लिखा। अब देखो, अब तो सॉल्व कर लो, 9 और 2 11, -6 √2, इनको तो सॉल्व कर नहीं सकते, ये एक रैशनल है एक इरेशनल है, और 9 में से 2 गया तो 7, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया मतलब हमने क्या कर दिया भाई, हमने जो रैशनल इरेशनल डिनोमिनेटर था उसको कैसा बना दिया बेटा, रैशनल, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन।
तो कई बार इस तरीके का काम करने से क्या होता है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक। अब इसके लिए एक ट्रिक है जो ध्यान रखेंगे हमेशा। क्या ट्रिक है? इफ प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल टर्म एंड इट्स कॉन्जुगेट इज 1, इफ प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल टर्म एंड इट्स कॉन्जुगेट इज 1, जैसा यहां हो रहा था, ध्यान से देखो, ये इर्रेशनल टर्म था, ये इसका कॉन्जुगेट था, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर आया? 1, यानी इसी केस की बात कर रहा हूं मैं। देन दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 होता है तो वो रेसिप्रोकल्स होते हैं कि नहीं एक दूसरे के? नॉट ओनली इरेशनल भाई, कैसे भी टर्म्स हो, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। जैसे आपने एक नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, मान लो एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा बेटा? 1/5। मान लो एक नंबर 1000 है तो दूसरा क्या होगा बेटा? 1/1000, तभी तो प्रोडक्ट 1 आएगा। मान लो एक नंबर है x तो दूसरा क्या होगा? 1/x। तो बस वही बात बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल टर्म एंड इट्स कॉन्जुगेट इज 1 देन दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। फॉर मतलब क्या हुआ, जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 + √3 जो होगा वो 1/2 - √3 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। मतलब अगर कोई मेरे से पूछता है ये कितना होगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल बोल देता हूं, कोई मेरे से पूछता है ये कितना होगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल बोल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और ले रखा है एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 7 + 4√3 कितना होगा, तो मैं बोल दूंगा भाई 1/7 - 4√3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे को उसके लिए पता होना चाहिए कि 7 + 4√3 और 7 - 4√3 का प्रोडक्ट 1 होता है कि नहीं होता है, वो तो चेक कर सकते हैं हम। ये 7 + 4√3 हमारा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करना है। वही वापस बेटा a + b, a - b, a² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये 4√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है कि नहीं? राइट। 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 49। 4√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। 16 × 3 48। 49 - 48 एक आ गया कि नहीं आ गया? यानी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट एक है तो फिर डेफिनेटली एक नंबर दूसरे का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। तो सर इसका यूज कहां पे आता है? इसका यूज कैसे आएगा बेटा? इसका यूज तब आ जाएगा जब आपको क्वेश्चन इस तरीके का उसने बोल दिया कि भाई कोई मेरे से ऐसा बोल दे कि इसको सॉल्व करना है 7 + 4√3, ठीक है, और या इसको ले लो 7 - 4√3 + 1/7 + 4√3। अब ध्यान से देखो, किसी ने बोला इसको सॉल्व करना है, ओके, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। एक तो बच्चा क्या सोचेगा कि इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है तो मैं सबसे पहले 7 - 4√3 का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको। भले इसने क्वेश्चन में नहीं बोला है पर मैं कर दूंगा उसको मल्टीप्लाई, चेक कर लूंगा कि भाई 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मैंने चेक किया, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट ही आ रहा है। अगर यहाँ कुछ और आ रहा होता तो फिर ये सब टेक्निक काम नहीं करेगी। अगर इसी का कॉन्जुगेट यहाँ आ रहा है तो फिर ये टेक्निक काम करेगी। तो फिर आप क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर लो। आपने देख लिया कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आते ही आपको पता है कि इसको अगर मैं एज इट इज छोड़ दूं, इसको तो एज इट इज लिख लिया, मुझे पता है ये नंबर, ये जो नंबर है किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा? 7 - 4√3 का। होगा कि नहीं होगा? अभी आपने लिखा है कि एक नंबर जो होगा उसका रेसिप्रोकल दूसरा नंबर होगा। मतलब ये वाला प्लस वाला है तो इसका रेसिप्रोकल कौन सा वाला होगा? माइनस वाला। अगर ये वाला माइनस वाला होता तो इसका रेसिप्रोकल कौन सा होता? प्लस वाला। ये रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यहाँ प्लस है तो हमारा आंसर में क्या आना चाहिए? माइनस। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं, या चलो एक काम करो यहाँ माइनस साइन लगा लो ताकि इजी हो जाए। ठीक है, मान लो उसने क्वेश्चन ये पूछा होता मेरे से, तो अब मेरे को यहाँ क्या साइन लगाना बेटा? माइनस। ये बन गए। अब देखो जरा ध्यान से क्या हुआ, 7 - 4√3 -7 - 4√3, आंसर कितना आ गया? 0। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, का आंसर इज 0। नो कैलकुलेटर रिक्वायर्ड, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो नंबर यहां दिया है उसका कॉन्जुगेट अगर रेसिप्रोकल में दिया है तो ये टेक्निक आपकी काम कर